बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसफ़ा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग है उसमें अभी एक स्टैंड ऑफ है, एक कोल्ड वॉर है। ये नो पीस नो वॉर सिचुएशन है जिसे कहते हैं। ना जंग है ना अमन है, और इसके बीच का ये जो टाइम पीरियड है, ये दौरानिया है, इसको सर्द जंग कहते हैं, जिसको कि पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा ख़तरा तस्वुर किया जाता है हमेशा से। और इस वक्त भी जो सूरत हाल है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये सूरत हाल ख़तरनाक है पूरी दुनिया के लिए, ना सिर्फ मिलिटरीली यानी फ़ौजी एतबार से, बल्कि इसके साथ साथ जो मुआशी एतबार है उसके हवाले से भी ये सिचुएशन ख़तरनाक है। कल जो तजावीज़ प्रेसिडेंट ट्रंप को दी गई थी ईरान की जानिब से, कहा यह जा रहा है कि वो जो तजावीज़ थी उस पर प्रेसिडेंट ट्रंप नाखुश थे, वो मुतमईन नहीं थे। अब आज आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने काबीना से बात की, ख़िताब किया, और उनसे उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान की जो इराक़ची साहब से बात हुई है, या उनकी ख़ुद भी इराक़ची साहब से बात हुई है जब वो यहाँ से रूस गए हैं, रूस से तेहरान आए, उसके बाद उनकी जो बात हुई उसके मुताबिक वो पाकिस्तान को जल्द नई जो तजावीज़ हैं उसके बारे में बताएंगे। तो अब पाकिस्तान के ज़रिए से नई तजावीज़ जो है वो अमेरिका को पेश करनी है, और ये जो एक कम्युनिकेशन है ये पाकिस्तान के ज़रिए से ही इस वक्त तक इस्टेब्लिश्ड है। बहुत सारे जो इंटरनेशनल जरीदे या अखबार और टेलीविज़न है, जिसमें CNN भी है, वो ये क्लेम कर रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के या ट्रंप इंतज़ामिया के ईरान के साथ पसे पर्दा डायरेक्ट रवाबित भी हैं, लेकिन क्या उसका कोई नतीजा निकल पाएगा ये देखना बहुत ज़रूरी है। इस दौरान आपने देखा होगा कि बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। अब से थोड़ी देर पहले जो वज़ीर दिफा हैं पेट हेगेस, उन्होंने एक जो कमेटी है उसको कांग्रेस के अंदर उन्होंने अपना ऑफिशियल बयान जो है उन्होंने और आर्म फोर्सेस के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने पेश किया है, और उसके अंदर उनकी जो प्ली है वो ये है कि जंग जो है ये अमेरिका 2 महीनों से ये जीत चुका है, ईरान जो है उसको बहुत नुकसान हुआ है, वगैरह वगैरह। ये उनकी सारी तकरीर हमने सुनी है थोड़ी देर पहले। लेकिन इस दौरान जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो कोलैप्स होती दिखाई दे रही हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस वक्त जो कसाद बाजारी है वो अपने उरूज पे है, मईशतें बर्बाद हो रही हैं, वल्नरेबल हो रही हैं, ख़ास करके हमारी जैसी जो मईशतें हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जो है वो इन्हतात पजीर हो रही हैं, क्योंकि पेट्रोल की कीमत, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं, तारीख की बदतरीन सतह के ऊपर चली गई हैं। इस दौरान हमने देखा कि UAE ने अपने आप को OPEC से, OPEC प्लस से अलग किया है। उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? दुनिया एक टूट फूट का शिकार है। नए पुराने इत्तेहाद जो है वो टूट रहे हैं और नए इत्तेहाद जो है वो बन सकते हैं। पुराने इत्तेहाद इस तरह से कि आपने देखा GCC जो खलीजी ममालिक के का इत्तेहाद था उसके अंदर दरार नज़र आ रही है, इसी तरह से नेटो के अंदर दरार नज़र आ रही है। जर्मन चांसलर 2 दिनों से अमेरिका के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। आज तो सबसे जो हैरत अंगेज़ बात है कि जापान जो कि अमेरिका का बहुत ही बेहतरीन एलाय है, उसने भी आज चीनी करेंसी दे के अपना जहाज़ जो है वो ईरान के पानियों से गुजारा है। तो सूरत हाल कहाँ जा रही है, पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असरात होंगे, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर क्या जो इसके असरात मुरतब हो सकते हैं, और इस वक्त पूरी दुनिया कहाँ खड़ी है, इसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड जनाब नासिर खान जंजुआ साहब, जो कि साबिक कौमी सलामती के मुशीर रहे हैं और एक बड़ा नाम है। उनसे हम पूछेंगे उनके तजुर्बे की नज़र से कि पाकिस्तान जो है वो कहाँ खड़ा है, क्या कर सकता है, क्या क्या हमारे लिए एवेन्यूज़ हैं। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ डॉक्टर एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब होंगे, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब होंगे, मईशत के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जंजुआ साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि इस वक्त जो स्टैंड ऑफ है, या आप क्या इसको कोल्ड वॉर कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो ना तो जंग हो रही है, ना अमन हो रहा है, ना कोई यानी ऊंट किसी करवट बैठ नहीं रहा। ये सिचुएशन जो है वो मिलिटरीली कितनी ख़तरनाक होती है? मैम थैंक यू वेरी मच। आपने इसको कोल्ड वॉर का नाम दिया, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई थी कोल्ड वॉर से जी। तो फिर स्टैंड ऑफ का भी आपने एक्सप्रेशन यूज़ किया, अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन है। मैं ये कहूँगा कि
ईरान हैज़ टेकन द विंड आउट ऑफ स्ट्रॉम। ईरान की ये हिकमत अमली है कि जो वॉर और वॉर फीवर था वो थोड़ा सा कम हुआ है, उसमें ठहराव आया है और ये काफ़ी आर्जी भी हो सकता है। अब आप देखिए ईरान ने क्या हिकमत अमली अपनाई कि वो पहली दफ़ा यूएस के साथ नहीं बैठे कि आप हुर्मुज़ को अनब्लॉक करें जी, और फिर जब शराइत दी तो वो कौन सी शराइत दी जिस पे ट्रंप नाखुश हैं। वो शराइत ये दी कि आप हुर्मुज़ को खोलें और जंग को बंद करें और न्यूक्लियर की बात जो है वो बाद में होगी। तो कमाल हिकमत अमली है कि उन्होंने दोनों चीज़ें पहले मॉरल चुनी, हुर्मुज़ को खोलना, इकोनॉमी का रिहैबिलिटेट होना, ये हर किसी की आवाज़ है, हर किसी को सूट करता है, और जंग भी बंद होना ये पूरी दुनिया की भी आवाज़ है। तो उन्होंने वो दो आवाज़ें लगाई हैं जो कि बहुत हद तक काबिल कबूल हैं और परसेप्शन में हैं, और वो ये भी जाहिर करते हैं कि हम डिफीटेड नहीं हैं। ठीक। और फिर बड़ी कमाल महारत से वो वजह जिसके लिए पूरी जंग की गई है उन्होंने बहुत एक कैसे फर्म तरीके से कह दिया है कि वो हम बाद में करेंगे। यानी कि जो सबसे बड़ा प्रेशर था जो यूएस ने क्रिएट किया हुआ था जंग का और डर का और ब्रिंकमैनशिप का, तो वो उन्होंने कह दिया जी हम बाद में करेंगे। यानी कि जो द मेन थ्रेट, द किंग ऑफ द चेस, उन्होंने कहा ये बाद में काम आएगा, ये बाद में देखेंगे, इसको हम बाद में करेंगे। तो ये मैं सबसे पहले तो ईरान हिकमत अमली, उनकी सोच, उनके रिजॉल्व का, और वो कितने रेजोल्यूट तरीके से सोचते हैं उसको मैं अप्रिशिएट करूंगा। यस, उसके बाद अभी जो स्टैंड ऑफ या ठहराव आया हुआ है इसमें, उसमें ऑब्वियसली जो इकोनॉमी है वो बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट हो रही है। और इसका पहले जब ईरान ने ब्लॉक किया था तो ब्लेम ईरान को जाना शुरू हो गया था। तो अब जब यूएस ने इसको काउंटर ब्लॉक किया है तो पूरी दुनिया दोनों को ही ये चाह रही है कि आप दोनों खोल दें। तो बेसिकली जिस तरीके से मिस्टर ट्रंप ने कल ट्वीट किया था कि ईरान अंदर से कोलैप्स हो रहा है और उनको लीडरशिप का क्राइसिस है, उसके बाद उन्होंने कोई वॉर रेटरिक वाली बात उस तरीके से नहीं की जिस तरह के वो हर वक्त ही विक्ट्री स्पीच देते रहते थे। जी हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा किंग चार्ल्स के उसमें भी कमिटेड हैं, लेकिन फिर बाकी लोग भी तो हैं जो बयानात देते थे, तो उसमें भी थोड़ा सा ठहराव जो है वो आया हुआ है। और वॉर हाइप थोड़ी जो क्रिएट हुई थी उसमें थोड़ा लल पीरियड आ गया। तो अभी सिचुएशन यहाँ पे रुकी हुई है और यहाँ से ऑब्वियसली जिस तरह मिस्टर ट्रंप ने जो इमीडिएट रिएक्शन था वो हुर्मुज़ खोलने और जंग बंद करने का, उसका उन्होंने क्या ट्वीट किया कि जी ईरान जो है वो अंदर से कोलैप्स हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वी हैव ऑलरेडी वन द वॉर और ईरान इस नहज पे पहुंच गया कि कोलैप्स हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो यहां से भी कोई विक्ट्री अनाउंस कर सकते हैं। और इसका मतलब ये जो बीच में ठहराव है ये कोई अपनी तैयारी वगैरह जो इनकी कमी वगैरह है, जेडी वैंस ने भी कहा है कि वो ब्रीफिंग जो है वो पूरी तरीके से जो डेफिशिएंसीज है, मिसाइल्स की डेफिशिएंसी है, वो इस तरीके से कम किया जाएगा। मिस्टर प्रेसिडेंट को नहीं बताई जा रही। कुछ इस तरह का बीच में भी टाइम पीरियड आया, सांस लेने बातें वहां पे चल रही हैं। जी, ये ईरान को भी यही खदशा है जो आपने कहा, इसी के ऊपर ईरान को भी खदशा है कि शायद ये एक नई जंग की तैयारी के लिए अमेरिका जो है वो एक सांस लेने के लिए रुका है। ये भी बताइएगा कि अभी तक ईरान जो है वो अपनी शराइत के ऊपर अमेरिका को के साथ चल रहा है। मसलन ईरान ने कहा हमने बातचीत जो है वो पाकिस्तान के अंदर करनी है। मसलन ईरान ने ये कहा कि हमने बातचीत जो है वो आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर करनी है, लेबनान के अंदर सीज़ फायर करनी है। वो सीज़ फायर हुआ जिसके बाद आबनाए हुर्मुज़ खोली और फिर दोबारा अमेरिका ने बंदिश कर दी और दोबारा बंद हो गए। मगर आपको लगता है कि इस वक्त सारी जो शराइत हैं वो ईरान की हैं और वो अपनी टर्म्स के ऊपर अमेरिका को लेके आ रहा है?
मैम सारी शराइत वो बड़े तरीके से इसको आर्टिकुलेट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने एक प्रेशर जो है वो रिलीज कर दिया है कि न्यूक्लियर की बात हम बाद में करेंगे। तो अभी ये जो है अपनी उसकी सारी टर्म्स नहीं है, लेकिन कॉमन टर्म्स जो है ना पहले वो उसको सेटल करना चाह रहे हैं। और आप देखिएगा कि इवेंचुअली जो मिस्टर ट्रंप ने आज भी स्पीच देते हुए फॉर द किंग, उसमें भी कहा है कि ईरान कैन नॉट हैव द न्यूक्लियर व्हाट्सोएवर। तो अभी वो बात आके तो इस न्यूक्लियर पे ही रुकनी है इवेंचुअली, और ईरान के हिसाब से सैंक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी सब्सिक्वेंटली। और बाकी ये एरियाज जो हैं जिस तरीके से वो पावर ऑफ एक्सेस, एडवांस एक्सेस ऑफ ईरान की बातें कर रहे हैं कि प्रॉक्सीज हैं, इनको आप खत्म करें, तो ये फिर जब काउंटर जो है इसका ईरान जब करेगा कि आप अपने यहाँ से बेसिस निकालें जीसीसी से, तो मेरे ख्याल में बाकी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दब जाएंगी। तो जो इवेंचुअली अगर ये रिजॉल्व हो जाता है, ये हुर्मुज अनब्लॉक हो जाता है, तो फिर उसके बाद बेसिकली न्यूक्लियर और सैंक्शंस का सिलसिला रह जाएगा, बिकॉज ईरान जो है इस पूरी चीज में से शिकस्त याफ्ता होकर नहीं निकलना चाहता, वो बिल्कुल फाते के तौर पे निकलना चाहता है, और जो है वही अप्रोच को वो जारी रखेगा कि वो किसी स्टेज पे भी अपने घर में, पूरी दुनिया में इस तरीके से ना लगे कि उस पर कोई दबाव है, वो प्रेशर है और अंडर ड्यूरेस वो कोई चीज मान गया है। मगर जल साहब, आपको नहीं लगता कि ये बहुत आपने बजा फरमाया है, ये जाहिर है कि वो ईरान ये समझ रहा है कि वो पहले मरहले की जंग जीत चुका है और ये सारी जंग आबनाए हुर्मुज़ के इर्द गिर्द अब सिमट गई है। आबनाए हुर्मुज़ को वो अपने तरीके से डील करना चाहता है, जिसके लिए वो रीजनल कोऑपरेशन भी अब चाहता है। अगर आबनाए हुर्मुज़ उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो जाती है और उसमें जो उसकी तजावीज़ हैं, बल्कि उसके ऊपर आप रोशनी भी डालिएगा, तो फिर तो अमेरिका तो समझे कि लूज़ कर जाएगा ये वॉर। उसकी शिकस्त का इसके अलावा क्या ऐलान होगा कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो ईरान की शराइत के मुताबिक तय पा जाए? देखिए, ईरान की शराइत के मुताबिक गालिबन मैम ये तय नहीं हो सकेगी। अच्छा, क्योंकि वो तो इसकी ओनरशिप क्लेम कर रहा है ना, और फिर साथ ओमान को भी मिला रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ओमान इतना प्रेशर उठा सकेगा, क्योंकि इसमें ब्रादर ममालिक शामिल हैं, जीसीसी के तमाम वो ममालिक हैं जो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वो यहाँ से ईरान को सलाम करके गुजरें और अपनी एक्सपोर्ट उनके थ्रू करें और टोल भरें, ईरान को दें। तो ये एक चीज अगर अमेरिका के साथ हुर्मुज़ खोलना रिजॉल्व हो भी जाता है और अगर ईरान इसको स्टिकिंग पॉइंट रखता है, तो ये हमें चीज हॉन्ट करेगी। जीसीसी जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड आई एम श्योर कि जिस तरीके से पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतने यूनिकली पोजीशन किया है, तो इसमें भी फिर हमारा रोल आ जाएगा कि हम सब्सिक्वेंटली हुर्मुज़ को एहसन तरीके से हल निकालते हुए इसका एक हमेशा के लिए देरपा का हल भी निकालें। मेरी और इसमें मैम और भी बड़े ऑल्टरनेटिव्स आएंगे, जैसे मैंने कहा है पहले भी एक दो जगहों पे कि अभी ये तमाम जीसीसी के ममालिक जो हैं ये आपस में मिलजुल के, ताकि वो ईरान की डोमिनेंस हुर्मुज़ वाली अगर वो डाइल्यूट करना चाहते हैं, तो बेसिकली वो सऊदी अरेबिया और ओमान के थ्रू फिर अपनी सारी ऑयल पाइपलाइंस जो है वो गवादर पे लाके टर्मिनेट कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल ही एक ओपन एंडेड और आज़ाद हो जाएगा, और फिर यही पाइपलाइंस जो है वो सी पैक का हिस्सा बन सकती हैं। ईरान से पाइपलाइन हमारे पास आ सकती है। देखिए हमारी पाकिस्तान नेवी का कितना स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि इस तरह की चीज़ों में मेरा मतलब मुश्किलें जरूर होती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी, खैर का पहलू भी निकल सकता है। बिल्कुल, बेसिकली हुर्मुज़ को हमें सेटल करने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं इसके ऊपर आप कह रहे हैं कि ओमान शायद ये बोझ ना उठा सके। मेरी इत्तलात थी और मैंने शेयर भी की हैं अपने नाजरीन के साथ कुछ दिन पहले, जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे, कि सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलके हुर्मुज़ को जो है वो तय कर सकते हैं। और आपको लगता है कि सऊदी अरब अगर आ जाएगा तो पाकिस्तान का और ज़्यादा वेट जो है, वेटेज वो बढ़ जाएगा। इसके कितने इम्कानात हैं? मैम
वेटेज तो पहले ही अल्लाह ताला ने हमारी बढ़ा दी हुई है। अभी देखना ये है कि क्या सिर्फ सऊदी अरेबिया का ही आपने सोचना है। मेरे ख्याल में तमाम ममालिक का सोचें, पूरे जीसीसी का सोचें, इसको ब्रॉडर वसी और नजरी से देखें और अपने आप को फिर ऐसे छोटा ना समझें। अब अपने आप को वो कदावर समझें जो रब ने आपको कद दिया है, क्योंकि अभी ये जब सिलसिला ख़त्म होता है तो इसके बाद जो है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो जिस तरीके से सारे इस्लामी ममालिक को यूएस ने, नेटो ने, ईयू ने ये तोड़ फोड़ दिया है, कभी वॉर ऑन टेरर के नाम से, कभी अरब स्प्रिंग के नाम से, कभी इजराइल को गाजा पे इजाज़त देने से, फिर इजराइल यूएस ईरान के ऊपर, फिर इंडिया का हम पे। तो क्या ये मुस्लिम दुनिया ऐसे ही शटर रहेगी? इसको असल में जो है दोबारा से रीगैदर करना, दोबारा से स्ट्रेंथन करना, दोबारा, तो ये जिम्मेदारी ये अल्लाह ताला ने हम पे डाल दी हुई है। अगर हम इसको आइडेंटिफाई जितना जल्दी कर लें उतना ही बेहतर है। तो मेरे ख्याल में सिर्फ सऊदी अरेबिया का नहीं है, बहरहाल इन कमिंग डेज अ लॉट मोर इज टू हैपन एंड वी हैव अ ग्रेटर रोल इंशाल्लाह। एक्सीलेंट सर, ये मैं तो आप तो खैर आपसे घंटों इस पे बात हो सकती है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी आप रहे हैं। अभी मैंने देखा, सबने ही देखा कि अजीत दोवल जो थे वो यूएई गए थे और फिर उसके फ़ौरन बाद यूएई ने ये ओपेक प्लस से निकलने का फ़ैसला भी लिया। मैं ये नहीं कह सकती कि अजीत दोवल की वजह से लिया, मगर ये एक पै दर पै वाक़यात जो हैं वो देखने को मिले हैं। यूएई, ईरान, इंडिया और इज़राइल, क्या इनका भी कोई, ज़ाहिर है अब तक की जो सूरत हाल है उसमें बहुत एक नेक्सस नज़र आता है हमें। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, क्योंकि आपका बड़ा क्लोज, ज़ाहिर है कि आपकी इंफॉर्मेशन भी और एक्सपीरियंस भी रहा है बतौर मुशीर कौमी सलामती। मैम, हम तो आपको पता ही है कि कितना अच्छा सोचते हैं, कितना हमदर्द दिल रखते हैं, कितना वो हम हमेशा ही जो है वो बहुत ही फ्रेंडली हैं और हम हमेशा से यूएई को बिल्कुल हम बराबरी की नज़र से देखते रहे हैं। बल्कि हम यूएई की शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ भी दिया। लेकिन आप देखिए कि यूएई की चाल जो है वो बदल चुकी है। काफ़ी अरसे से यूएई की जो रीजन में भी चाल है वो बदल चुकी हुई है। किस तरीके से, यानी कि यूएई ने सबसे पहले वेलकमिंग कंट्री टू इजराइल हुआ, किस तरीके से उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड सबसे पहले आउट ऑफ सिंक, किसी तरीके से किसी के साथ कोऑर्डिनेशन, और भी थे 2-3 ममालिक, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड उन्होंने तस्लीम किया। किस तरीके से उन्होंने इंडिया को एक्सेस दी। तो ये नेक्सस ज़ाहिरन यूएई, इजराइल, इंडिया और यूएस, वो मेरे ख्याल में, और मैं कहना नहीं चाहता किस तरीके से इन्होंने किस अंदाज में मिस्टर ट्रंप को रिसीव किया था, तो इनकी चाल ढाल ही थोड़ी सी मुख्तलिफ नजर आ रही है। कैसे सऊदिया के अगेंस्ट जा रहा है सूडान में, यमन में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ना ये जाहिर करती हैं। मैं अपने दिल में सोचता हूँ कि भाई यार इससे क्यों हो गया। तो मुझे लगता ये है कि वो जो नेतन्याहू का, मिस्टर ट्रंप का वो ग्रेटर इजराइल वाला जो बेसिकली एक ख्वाब और सोच और पूरा प्लान था, जिसमें कि इजराइल आउटरीच करके तो वो बाहर निकल के आ जाता है, जिसमें सऊदी अरेबिया का भी बहुत सारा हिस्सा वो ले लेता है, बाकी ममालिक के भी हिस्से ले लेता है। तो मेरे ख्याल में यूएई हैड अ बिलीव, यूएई हैड अ फेथ कि ग्रेटर इजराइल बन जाएगा। तो बेसिकली दे आर अ होल इन दिस मुस्लिम वर्ल्ड। तो ये सारे लिंकेजेस इजराइल के साथ, यूएई के, इंडिया के, यूएस के साथ ये सारे नजर आते हैं। तो मेरा मतलब है ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता इस स्टेज पे, क्योंकि मैं अभी भी यही चाहूंगा कि यूएई हमारा ब्रदर मुल्क है, लेकिन ये खदोखाल नजर आते हैं। अभी फिर देखिए यूएई उन क्लचेस से बाहर निकला जो ओपेक और ओपेक प्लस की वजह से है। यूएई अपनी चाल चलना चाहता है और वो समझता है कि जी मैं इतने कंट्रोल्ड रेट से एक्सट्रैक्शन करूं, इतने कोऑर्डिनेटेड रेट्स पे तेल बेचूं, तो वो आउट ऑफ स्टेप हो गया। आई डू नॉट नो कि इसकी वाकई कोई कितनी कर उनको जरूरत थी। डॉलर स्वैप भी उन्होंने किया है, हालांकि उनका कोई इस तरह का क्राइसिस नहीं है ज़ाहिरन। बिल्कुल ठीक है, लोगों का जो इंटरेस्ट है वो इफेक्ट हुआ है। मेरे ख्याल में
आने वाले दिनों में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में पुराने इत्तेहाद टूट रहे हैं, नए इत्तेहाद आप कह रहे हैं बन सकते हैं, उसमें जो पाकिस्तान की कोशिश है तुर्की, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, और क्या उसके अंदर ईरान भी अब शामिल हो सकता है, और उसके लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? कोई नया जो ब्लॉक है वो बन सकता है चीन और रूस के साथ? मैम, ये तो बिल्कुल सामने सामने नज़र आ रहा है कि ये तो होना ही है, और बल्कि मिस्टर ट्रंप ने और मिस्टर नेतन्याहू ने इसको हैसन कर दिया है, और इसकी तेज़ी जो है इस जंग से ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए आप कि कितनी दिलउजारी हुई है जीसीसी की कि इन्होंने यूएस को अपनी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे रखा था, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? क्या प्रूव हुआ कि क्या यूएस उनको प्रोटेक्ट कर सकता है? अब लेकिन बात यह है कि ये जो जीसीसी है, अरब ममालिक ये वाले जो हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ये यूएस इकोनॉमी की बैकबोन है, पेट्रो डॉलर उसको देते हैं। तो यूएस अगर ये कहेंगे भी कि यहां से जाओ, तो उसने जो पंजे गाड़े हुए हैं वो उसको मेंटेन रखना चाहेगा, और वो एक नए तरीके से डिप्लोमेटिक कोशिशें हो जाएंगी, वो अपने आप को यहाँ पे रिवाइव करेगा और इनको रीअश्योर करवाएगा कि नहीं, आई विल प्रोटेक्ट यू। लेकिन अब ये जो दराड़ पड़ी है, ये जो क्रैक्स आए हैं, ये हमें उस तरफ ले जाएंगे कि इवेंचुअली जब यूएस व्हेन इट गोज डाउन, तो यहाँ से भी उनका जो पंजा गाड़ा हुआ है ये आहिस्ता आहिस्ता नरम होगा और निकल जाएगा। सिमिलरली जो नेटो में दराड़ें आई हैं, जिस तरीके से मिस्टर ट्रंप ने नेटो को डील किया है, और 2.5% से उन्होंने 5% पे उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर कहा है कि आप इतना जो है वो खर्च करोगे आउट ऑफ योर जीडीपी, और फिर उनको पेपर टाइगर कहा है, जिस तरह जर्मन चांसलर आप कह रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्रैक्स इमर्ज हुए हैं, लेकिन अभी इशू ये है कि नेटो ममालिक को रशिया से इतना डर लगता है, और जिस तरीके से रशिया यूक्रेन में घुसा है, तो ये भी एक लिविंग रियलिटी है। तो जिसने रशिया ने बेसिकली जो थ्रेट जनरेट किया है, तो नेटो को यूनिफाई कर दिया। तो मेरे ख्याल में अगर रशिया थोड़ा सा अपने आप को रीओरिएंटेट करे और एक फ्रेंडली हाथ बढ़ाए टुवर्ड्स नेटो, एज अ थ्रेट ना नजर आए, कोई नो वॉर पैक्ट करे, जो बफर जोन जो उन्होंने एरियाज ले लिए हुए हैं उसको बफर जोन डिक्लेयर कर दें, और नो वॉर पैक्ट कर ले नेटो और रशिया, तो फिर ये रास्ते खुल जाएंगे। तो ऑब्वियसली अभी जख्म खुर्दा जो ईरान है, ये भी खुद भी चाइना को हक करेगा, पाकिस्तान को हक करेगा, रशिया को हक करेगा। तो ये हमने अभी इस जंग की वजह से सॉलिडिफाई ही होना है। हमने पहले तो स्ट्रॉन्गर एशिया बन जाना है, और फिर हमने सब्सिक्वेंटली स्ट्रॉन्गर यूरेशिया बन जाना है। बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतरीन। और इसमें मैम पाकिस्तान का बड़ा रोल है, और मुस्लिम वर्ल्ड को जो इकट्ठा करना है, और हमने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से लेके नॉर्थ अफ्रीका तक चले जाना है, एंड वी विल बी द वन हु विल बी यू नो टेकिंग केयर ऑफ दिस मुस्लिम वर्ल्ड। बिल्कुल, इंशाल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने में वक्त इतना ज़बरदस्त तज्जिया किया। एक छोटी सी मैं ब्रेक लूँगी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमारे मेहमान मौजूद होंगे, और पाकिस्तान की मईशत, दुनिया की मईशत, इस वक्त जो एक बहरान है वो किस कदर वसी हो सकता है, क्या ख़तरात हो सकते हैं, उससे निमटना कैसे है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ साहब से, और उन्होंने एक पूरा एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो इस रीजन का है वो उसके ऊपर भी बात की। इस वक्त हमारे साथ एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकॉनमी के हवाले से इन दोनों से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले आपसे शुरू किए देती हूँ, क्योंकि एक थोड़ा सा मिलिट्री पर्सपेक्टिव हमने देखा, एक जो है वो फाइनेंशियल या एक मुआशी जो पहलू है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने देखा कि तेल की कीमतें इस वक्त बुलंद तरीन सतह के ऊपर हैं। अब इसके आगे क्या होगा, क्योंकि जो छोटी मईशतें हैं, जो हमारे जैसी कमज़ोर मईशतें हैं, वो तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। जी दुरुस्त कह रही हैं आसमा। आप देखिए, इस वक्त
ایک نہیں میرے نزدیک 4 سملٹینیسلی اکٹھے ہی جنگیں چل رہی ہیں. ایک فوجی جنگ جس کے اوپر اب زور کم ہوتا نظر آتا ہے, اس کے ساتھ ہی معاشی جنگ چل رہی ہے, ایک سیاسی جنگ بھی چل رہی ہے, اور ان تینوں جنگوں کے ساتھ ساتھ ایک وہ بیانیے کی جنگ, وہ وار آف نیریٹو بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. معاشی پریشرز اس وقت دونوں جو حریف ہیں, امریکہ بھی اور ایران, ان دونوں کے اوپر بڑا سخت قسم کا معاشی پریشر ہے. امریکہ کے اوپر جو پریشر ہے, ایک تو لگ بھگ $2 بلین روزانہ کا امریکہ کا خرچہ آ رہا ہے اس جنگ کے اوپر, اور ایران کا کیونکہ وہ دفاعی سٹیج پہ ہے, اس کا میرے تخمینہ کے مطابق تقریباً $100 ملین $150 ملین سے روزانہ کا زیادہ خرچہ نہیں. اب برداشت کرنے کی طاقت جو ہے وہ امریکہ کے بجٹ کے حوالے سے امریکہ کی بہت بڑی ہے, ایران کی وہ ریسٹرکٹڈ ہے. اسی طرح جو سیاسی پریشر ہے وہ امریکہ کے اوپر شروع ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ پیٹرول کی قیمت جو پمپ پہ ہے وہ کہیں $4 سے بڑھنے لگتی ہے تو بہت بڑا پریشر ایک ووٹرز کا کھڑا ہو جاتا ہے ریپبلکن پارٹی کے خلاف, اگر وہ حکومت کر رہی ہے. اب ان کے ہاں نومبر میں الیکشن ہونے والا ہے, اور ٹرمپ کی کوشش ہوگی کہ جنگ سے نکل کے اور وہ ایک پیوٹ کرنا اس نے معیشت کی طرف, تاکہ وہ ووٹرز کو وہاں پہ سیٹسفائی کر سکے. ایران کے اوپر جو پریشر ہے وہ اس کی نوعیت طرح فرق ہے. ابھی ایک رپورٹ ہے جو بینک مرکزی ایران, جو ان کا سینٹرل بینک ہے, اس نے ایران کے صدر کو بھیجی. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جنگ کے بعد اندیشہ اس چیز کا ہے یا خطرہ اس چیز کا ہے کہ ایران کے اندر جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 180% پہ پہنچ جائے. اب آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں 6-7% پہ پہنچتی ہے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں. امریکہ میں کوئی 3-4% پہ پہنچتی ہے تو امریکن کی چیخیں نکل جاتی ہیں. تو یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں 180% ریٹ آف انفلیشن. دوسرا یہ ہوا ہے کہ جنگ سے پہلے تقریباً 44,000 ریال کا $1 بن جاتا تھا. بالکل. آج لگ بھگ 13 لاکھ ریال چاہیے $1 خریدنے کے لیے. اور یہ امپورٹنٹ اس لیے بنتا ہے کہ ایران کی جو 9 کروڑ آبادی ہے وہ چاول بھی امپورٹ کرتی ہے, وہ گندم بھی امپورٹ کرتی ہے, وہ چینی بھی امپورٹ کرتی ہے, اور اس کو خریدتی ہے ریال کی مد میں, لیکن وہ امپورٹ ہوتے ہیں ڈالر کی مد میں. تو آپ سوچئے کہ اگر 5 سے 6 مہینے ظاہر ہے کہ ان کے جنگ تو ایک ان کے اوپر کافی عرصے سے 47 سال سے پابندیاں الگ, اور اب تو باقاعدہ جنگ ہے. آپ کی بات درست ہے ایئر کمانڈر صاحب. یہ اس وقت جنگ کی جو صورتحال ہے, مثلا آبنائے ہرمز جو ہے وہ اس کی بندش بھی ہے, ناکہ بندی بھی ہے. آج انڈیفینیٹ یعنی کہ غیر معینہ مدت تک ناکہ بندی کی بات جو ہے وہ کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک یہ جو ایک سٹینڈ آف ہے یا ایک کولڈ وار ہے یا نو پیس نو وار ہے یہ رہے گا, اور یہ بندش کب تک رہے گی؟ بہت شکریہ آسما صاحب, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے یہ تو بہت چیلنجنگ امریکہ کے لیے بھی ہے ہولڈ کرنا. ہم نے دیکھا ہے کہ بریچز ہو رہی ہیں, ایران کے بھی نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں, شپس اور بھی کامیاب ہو رہے ہیں. امریکہ کے لیے بھی بہت فٹیگ سیٹن ہوئی ہے, اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ صرف میزائلز برن آؤٹ نہیں ہوتے جنگ کے دوران, ہیومن بینگ بھی برن آؤٹ ہوتے ہیں. آپ دیکھیے 6 مہینے سے امریکی فوج ہے جس کو ابھی تک آبجیکٹو نہیں پتا, ابھی تک ان کو ٹیک ہوم ملٹری آبجیکٹو نہیں پتا. کاؤنٹر نیریٹو ورسز کاؤنٹر نیریٹو, کاؤنٹر ملٹری اسٹریٹجی ورسز کاؤنٹر ملٹری اسٹریٹجی, اس طرح چل رہی ہے یہ جنگ. 40 دنوں میں جو کچھ ہوا اس کے اندر امریکہ وہ نہیں حاصل کر سکا. اب وہ چاہتا ہے کہ اسٹیٹ آف ہارموز کو کاؤنٹر بلاک کر کے, کیونکہ بلاک تو ایران نے کیا ہوا ہے, تو کاؤنٹر بلاک کر کے ایسے بینیفٹس لے سکے. یہ اٹ سیلف, میں ڈے 1 سے جب یہ بلاکیٹ کیا تھا تو اس وقت میں نے کہا تھا یہ اتنی پالیسی اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتی کہ ایران کے ریئیکشن میں امریکہ کاؤنٹر کیا جا رہا ہے, جو ایران کرتا ہے اس کے ریئیکشن میں امریکہ کرتا ہے. تو اس طرح کی پالیسی کامیاب. لیکن ایران کو دوسری طرف پتہ یہ ہے کہ آئل کی جو پائپ لائنز ہیں بڑی تیزی سے مڈل ایسٹ کے تمام ممالک آلٹرنیٹ اپنا ڈیولپ کر رہے ہیں. میرا خیال یہ 3 سے 4 سال تک ویسے بھی اسٹیٹ آف ہارموز کی جو وہ کروشل سٹیج ہے, جو گرپنگ سچویشن ہے اس کی, کہ جس کے ہاتھ میں اسٹیٹ آف ہارموز ہے, اس کے ہاتھ میں 20% آئل ہے, اور انڈائریکٹلی اکانومی دنیا کی بھی 20%, اس کے وہ بھی ایڈوانٹیج ختم ہوتا جائے گا ایسا ایسا. لیکن ایران چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی اس کو بارگین میں کنورٹ کرے. امریکہ کے لیے پریشر لینا بہت مشکل ہوا ہے, کیونکہ دیکھیے جو فاروق صاحب کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک, کہ آئل کی جس طریقے سے پرائسز جا رہی ہیں, امریکہ کو اس سے, امریکن لوگوں کو اس سے انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ کون سا بارگین ہوا, نیوکلیر انریچمنٹ کتنے % پکڑی گئی, IRGC کہاں پر پہنچی. ان کو یہ ہے کہ میری ڈیلی ایکسپینڈیچر
یا فائنینشیل برڈن بہت بڑھ گیا ہے امریکیوں کے اوپر, تو ان کو تو ٹیک ہوم جب ہوگا شروع, جس دن اسٹیٹ آف ہارمز کھلے یا نہ بند ہو, وہ آئل سستا ہوگا. تو میرا خیال ہے امریکہ جب ایک طرف جب پریشر ڈالتا ہے تو اس کا بیک فائر یہی ہوتا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ پر خود بڑا پریشر آ جاتا ہے, گلوبل اپنی جگہ اور امریکن لوگوں کا اپنی جگہ. تو یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود آخری بات ایک امپورٹنٹ یہ ہے کہ اب جو خطرناک بات امریکہ کے لیے آ رہی ہے وہ ہے کہ ان کے میزائل کا سٹاک آلموسٹ کوئی پریسیجن گائیڈڈ منیشن کا 45% خرچ کر لیا انہوں نے, پیٹریاٹ 50% خرچ کر لیے, 30% ٹاماہاک خرچ کر لیے. تو یہ آلموسٹ 40-45% ان کا جو ایکسپینڈیچر یہ ہوا ہے اس کو ری بلڈ کرنے میں دہائیاں لگ جائیں گی. اور امریکہ جیسا ملک جس نے ڈیٹرنس صرف گلوبل نہیں رکھنی, ریجنل نہیں رکھنی, اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے, یوکرین کو سپورٹ کرنا ہے, تائیوان کے خلاف تھریٹ کرنی ہے اس نے بنیادی طور پر چین کو, تو وہ ونڈو آف ولنریبلٹی امریکہ کی بہت بڑھ گئی ہے. تو آئی تھنک یہ ڈیلیما دونوں طرف ہے, دونوں طرف ایگزاشن ہوئی ہے. لیٹس ہوپ کہ اب اس میں ایک گڈ ایک سینس پریویل کرے تو ایگریمنٹ کی طرف جائیں, کیونکہ اسٹیمنا وائز تو دونوں کی طرف نہیں رہ گیا. بالکل, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دونوں امریکہ اور ایران جو ہیں وہ اس وقت اپنے اپنے عوام کو بھی یہ کہتے ہوئے یا اس پوزیشن میں آنا چاہتے ہیں کہ اپنی وکٹری, اپنی فتح جو ہے اس کو ڈکلیئر کر سکیں. پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کے جو معیشت بھی اور ساتھ ساتھ دفاع بھی, جو ہم معاہدے بات کر رہے ہیں, دیگر معاملات, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. پاکستان میں کتنی اور مہنگائی ہو سکتی ہے؟ شرح سود میں ابھی اضافہ کیا گیا 1% کا, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پیٹرول کی قیمتیں مزید کیا بڑھ سکتی ہیں, اور اگر بڑھی تو کیا ہوگا؟ یہ بہت اہم ہے جاننا, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اب پاکستان کو اگر دیکھیں تو آج بھی کابینہ کا اجلاس تھا, جائزہ تھا معیشت کا. ظاہر ہے کہ 26 روپے پچھلے ہفتے بڑھے ہیں, پھر ایک مرتبہ پھر پیٹرول کی قیمتوں کا بھی پھر اس کو اسیس کیا جائے گا انٹرنیشنلی, اور پھر شاید بڑھنے کے امکانات ہوں. ہم کہاں کیسے افورڈ کر سکتے ہیں یہ تمام تنازع, اور کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں, ہماری معیشت کے بارے میں پریڈکشن کیا ہے؟ دیکھیے, دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم 80-85% جو خام تیل ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں, تو عالمی منڈیوں میں اگر قیمت بڑھتی ہے تو پاکستان کی حکومت کو بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ قیمت بڑھانا پڑ جاتی ہے. مجھے جو سمجھ میں نہیں آتا وہ یہ ہے کہ دو ممالک جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں, بنگلہ دیش اور انڈیا, وہاں پہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ جنگ سے پہلے اور اب جنگ کے بعد کی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. وہاں پہ حکومتوں نے جو اپنا ٹیکس تھا جو پیٹرول میں اور ڈیزل کی قیمت میں جو قیمت میں بندھا ہوا تھا, اس میں ٹیکس میں کمی کر دی اور جو بوجھ ہے وہ عوام پہ نہیں آنے دیا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی حکومت کو قیمت بڑھانی پڑتی ہے, لیکن پاکستان کی حکومت بھی جو بنگلہ دیش نے کیا یا انڈیا کی بھارت کی حکومت نے کیا, کچھ ایسا کام کر سکتی تھی کہ جب عالمی منڈیوں میں قیمت بڑھ رہی ہے تو اپنا جو لیوی کا خرچہ ہے, لیوی قیمت میں جو اکٹھا کیا جا رہا ہے, اس کو کم کر دیا جاتا ہے. اب جنگ سے پہلے آسما جو ورلڈ بینک کہہ رہا تھا کہ تقریباً 44% پاکستان کی آبادی جو ہے وہ شرح غربت سے نیچے ہے, اور اس کا ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ بجلی کے بل تھے. اب وہ بجلی کے بل میں آپ پیٹرول کا بل بھی جمع کر لیں تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو شرح غربت کی ایسٹیمیٹ جنگ سے پہلے آ رہے تھے وہ لگ بھگ 50% کی آبادی سے بڑھ گئے ہوں. اور اس میں ہو یہ رہا ہے, جو رپورٹڈ ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ کی بجلی کے بل تو ہر پاکستانی خاندان جو ہے وہ دیتا ہی دیتا ہے, پیٹرول کا بل بھی برداشت کرنا پڑتا ہے, تو پھر جو بجٹ کٹتا ہے وہ کچن کا بجٹ کٹ جاتا ہے. بالکل. اب اگر جنگ سے پہلے ایک ایوریج خاندان 4 دفعہ گوشت کھا رہا تھا تو اب وہ آ گیا ہے تقریباً مہینے میں 1 دفعہ گوشت پہ. اور جب وہ گوشت کم ہوتا ہے تو خاص طور پہ جو بچے ہیں جن کو پروٹین انٹیک ان کے لیے بڑی لازم ہوتی ہے, ان کی مینٹل کیپیبلٹی, ان کی کوگنیٹو کیپیبلٹی کو بڑھانے کے لیے, وہ پھر بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. اب وہ جو پاکستان کی فگر آ رہی ہے وہ اسما آپ اندازہ کیجئے کہ 25 گرام پروٹین ایک بچے کو. اب وہ 25 گرام تو ایک گوشت کی بوٹی بنتی ہے. اب اگر وہ ایک گوشت کی بوٹی ایک پاکستانی بچے کو مل رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ خوراک کی کمی اس کو بالکل
बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम निमटने के लिए बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान को। ऑलरेडी IMF की तरफ देख रहे हैं और उसके मसाइल अपनी जगह पे हैं, लेकिन खालिद साहब अभी जो सूरत हाल है, आपको लगता है कि एक दफ़ा फिर अमेरिका जो है वो हमला कर सकता है ईरान के ऊपर? और अगर हमला कर सकता है तो आज आपने देखा होगा कि वो फिर असिस्टेंस उनको जो चाहिए वो वहाँ से लेंगे। उनके पास वो केमिकल या जो मवाद है बनाने वाला मिसाइल, ख़ास करके इंटरसेप्टर्स, वो मौजूद नहीं। वो चाइना से भी उनकी कोई डील हो सकती है आने वाले दिनों में, जो दौरा है ट्रंप साहब का? देखिए, बुनियादी तौर पर जो वेपन्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं वो दो तरह से होते हैं। एक तो होता है कि आपको पैसे चाहिए होते हैं, ज़ाहिर है फाइनेंशियल साइड चाहिए होती है। एक आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, और जो रॉ मटेरियल की तरफ आप इशारा करती हैं वो एक गैलियन है और एक जर्मेनिया है, जो दो रेयर अर्थ मिनरल हैं जो ये वेपन्स में यूज होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि तमाम का तमाम चाइना प्रोवाइड करता है अमेरिका को, जिसका मतलब ये है कि वो वेपन जिसके लिए डिटर करने के लिए या डराने के लिए अमेरिका यूज करता है चाइना के खिलाफ, वही उसको रॉ मटेरियल देता है। तो ये जो रॉ मटेरियल जिसकी आप बात कर रही हैं, एक मैंने जैसे अर्ज किया कि फाइनेंशियल साइड है, जो अमेरिका की अफोर्डेबिलिटी है, उस पर तो इतना डेट नहीं अभी तक पड़ा, लेकिन चाइना इटसेल्फ सोर्स है जो नहीं देगा या होल्ड बैक करेगा, और उनकी सारी की सारी मिलिट्री जो तैयारी है वो ऑब्वियसली डिले हो जाएगी, इनफेक्टिव रहेगी या बहुत महंगी हो जाएगी। जिस तरफ आप कह रही थी कि अगर अमेरिका दोबारा हमला करने की कोशिश करेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका की कोई कैपेसिटी है। दूसरा, अगर वो 40 दिन में इतनी बड़ी मिलिट्री माइट कुछ नहीं कर सकती, तो खुदा ना खासा 10-20 दिन 40 दिन और करने से भी मेरा नहीं ख्याल यही रेशो रहेगी। हम इसी तरह किसी और दिन बात कर रहे होंगे कि अब अमेरिका ने ये भी करके देख लिया है, फिर मजाक आता है। लीवरेज जो ईरान ने लेनी थी, न्यू फाउंड लीवरेज, वो मिल चुकी है ईरान को। जो न्यू फाउंड रियलिज्म आनी थी अमेरिका में, वो आ चुकी है। जाहिर है सुपर पावर है, वो इतनी जल्दी मानता नहीं है, इतनी जल्दी उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और उसने ये कहना है कि मैं ऐसा पोस्टरिंग के जरिए वो साबित करने की कोशिश कंसिस्टेंटली करता रहता है कि अभी तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ ईरान के साथ। और ये बयान आपने 40 दिन पहले जंग से भी 10 दिन पहले भी सुने थे और 20 दिन पहले भी सुने थे, लेकिन फिर मैनिफेस्ट नहीं हो सके। तो मेरा नहीं ख्याल, जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया, कि वोर्न आउट होती हैं दोनों, इंसान भी और मिलिट्री भी और हार्डवेयर भी और इंसान। तो अब मेरा ख्याल है कि ये बर्नआउट जितना हो चुका है, इससे ज्यादा उनकी कैपेसिटी भी नहीं है, और ईरान ने भी डिस्ट्रक्शन बड़ी ली है। कन्वर्ज करना पड़ेगा। सिर्फ ये है कि ऑप्टिकली ये साबित कौन करेगा कि कौन जीता, वो हमारी तरफ से या ग्लोबली 8 बिलियन लोग जो इफेक्ट हुए हुए हैं, हमारी तरफ से दोनों क्लेम कर लें। लेकिन जाहिर है हम चाहेंगे कि हमारी आम लोगों की हार्डशिप खत्म हो, जिसकी तरफ फारूक सलीम साहब इशारा कर रहे हैं। फारूक साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे कि इस सूरत हाल में अगर आबनाए हुर्मुज़ जो है वो अगले 6 महीने बंद रहती है, इसी तरह नाकाबंदी होती है, तो क्या होगा? देखिए, इसका जवाब मैं आपको अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ। उससे बेहतर ये होगा कि इस वक्त जो मार्केट्स हैं वो क्या कह रहे हैं। आपके सवाल के जवाब में जो तेल की फ्यूचर की मार्केट है, जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कलेक्टिव विजडम, यानी कि इज्तमाई हिकमत क्या कहती है, एज अपोज टू कि मैं आपको अपनी राय बता दूं। देखिए, जो फ्यूचर ऑयल की मार्केट है, अगर जनवरी 2027 में आप एक बैरल तेल का खरीदना चाह रही हैं, तो वो इस वक्त तकरीबन $65 का चल रहा है। अगर अक्टूबर नवंबर का आपने तेल खरीदना है, तो वो लगभग $80-82 का चल रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कलेक्टिव विजडम है, जो फ्यूचर्स मार्केट है, वो ये कह रही है कि ये जंग ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। वो ये कह रही है कि कुछ ही महीनों के अंदर तेल की कीमत जो है वो नीचे गिर जाएगी, और वो आपको इस वक्त अलाउ कर रहे हैं, अगर आप चाहें एज एन इंडिविजुअल और एज एन इंस्टीट्यूशन, अगर आप फ्यूचर का तेल खरीदना चाहें, तो वो आपको $80-82 का अक्टूबर नवंबर में और $60-62 का जनवरी 2027 की डिलीवरी का मिल सकता है। तो मार्केट्स ये कह रही हैं कि खतरे की इतनी बात नहीं है, ये दौरानिया इसका जो है वो इतना लंबा नहीं हो। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं दोनों मेहमानों ने बहुत तफसील के साथ जो इस वक्त मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू है इस जंग का, और दूसरा जो मईशत का पहलू है उसके ऊपर बात की। जंगें हमेशा मसाइल पैदा करती हैं, मसाइल को हल नहीं करती हैं। जितनी जल्दी मेज़ के ऊपर बात होगी उतना बेहतर होगा, और पाकिस्तान इस वक्त बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है और ये चाहता भी है कि मज़ीद भी करे। और आज प्राइम मिनिस्टर ने इसी सिलसिले में कहा है कि ईरान जल्द अपनी नई तजावीज़ से पाकिस्तान को आगाह करेगा। आने वाले दिनों में अच्छी पेशरफ्त इसके ऊपर देखने को मिल सकती है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।